हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे और एकदम अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। फिलहाल तो आचार संहिता लगी हुई, लेकिन देखो, आचार संहिता में अगर चुनाव आयोग से परमिशन मिलेगा तो आपको खुशखबरियाँ ज़रूर मिलेगी कि आपके रिजल्ट जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट वगैरह दिया है या कंप्यूटर वाला, तो उनको खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। उसके अलावा वैकेंसियाँ बहुत सारी आपके सामने हैं। कैलेंडर जारी हो चुका है। आप जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करें। भले ही आपका लक्ष्य फर्स्ट ग्रेड बनना है, सेकंड ग्रेड बनना है या थर्ड ग्रेड है, या फिर आप पटवारी बनना चाहते हो, ग्राम सेवक बनना चाहते हो यानी वीडियो, पशु परिचर बनना चाहते हो, लाइब्रेरियन बनना चाहते हो, जेईएन बनना चाहते हो, छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हो, तो बिल्कुल हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। आप कोई सा भी राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहे हो तो जिसमें राजस्थान जी के अगर पूछा जाता है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो पहला सवाल आपके सामने है, देख सकते हो आप। 56 का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है, आपको बताना। तो 56 का बेसिन जो आता है ना, वो 56 का मैदान जो आता है वो माही बेसिन में आता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको पूर्वी मैदान के बारे में। देखो, राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने? 4 हैं। उसमें से एक आपका है पूर्वी मैदान। कौन सा? पूर्वी मैदान। क्लियर है? ये पूर्वी मैदान जो है, अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, नए जीके के अनुसार बता रहा हूँ बिल्कुल मैं। आपका जयपुर शहर ले लो, ठीक है। जयपुर ग्रामीण ले लो, जयपुर शहर भी, जयपुर ग्रामीण भी, ठीक है। फिर आपका दूदू ले लो, भरतपुर ले लो, ठीक है, भरतपुर भी हो जाएगा आपका। डीग हो जाएगा, दौसा हो जाएगा। दौसा के बाद में बात करूँ तो शाहपुरा हो जाएगा। कौन सा? शाहपुरा। शाहपुरा के बाद में बात करूँ तो गंगापुर सिटी हो जाएगा। गंगापुर सिटी के बाद सवाई माधोपुर हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। धौलपुर के बाद अगर मैं बात करूँ करौली, करौली के बाद टोंक, टोंक के बाद अलवर, अलवर के बाद आपका अजमेर, अजमेर के बाद में बात करूँ तो बांसवाड़ा का कुछ भाग आपके किस में शामिल है? पूर्वी मैदान में शामिल है। क्लियर है? अब मैं आपको बता देता हूँ कि पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल कितना है। तो राज्य का लगभग 23% पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल, पूरे राज्य का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो 39%, यानी 39% जनसंख्या पूर्वी मैदान में रहती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये अरावली पर्वत के पूर्व में स्थित है। जैसे आपका ये अरावली पर्वत जा रहा है और इधर आपका पूर्वी मैदान पड़ता है। क्लियर है? दूसरा, इस मैदान का जो उत्तरी पूर्वी भाग है ना, वो गंगा यमुना नदी के मैदानी भाग से मिला हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका जो पूर्वी मैदान का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, मान लो यहाँ से ये जो है गंगा यमुना नदी के मैदानों से मिला हुआ है। क्लियर है? और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो पूर्वी मैदान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो उसमें से आपका एक माही बेसिन है, एक आपका चंबल बेसिन है और एक आपका बनास बाण गंगा बेसिन होता है। 3 भागों में बांटा जा सकता है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे, और इसका उत्तर मैंने आपको बता ही दिया कि 56 का मैदान माही बेसिन में। जबकि अगर पूछ ली जाए आपको 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सिवाना बाड़मेर। क्लियर है? अब सिवाना आपका पालुत्रा में आ गया, पहले बाड़मेर में था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न में से कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती हैं? तो कच्छ के रण में गिरने वाली नदी एक तो आपकी कौन कौन सी है देख लेते हैं अपन। पश्चिम मनास और लूनी, और माही पश्चिम मनास, साबरमती लूनी, और माही लूनी और अनुत्तरित पर्सन। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक तो पश्चिम बनास, दूसरी आपकी लूनी नदी। ये दोनों ही नदियाँ जो है अपना जो पानी ले जाती है वो कच्छ के रण में ले जाती है। कहाँ ले जाती है? कच्छ के रण के अंदर ले जाती है। अब देखो, अगर थोड़ी सी मैं इनके बारे में चर्चा करना चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है ये अजमेर से निकलती। कहाँ से निकलती? अजमेर। राजस्थान का मक्का, राजस्थान का हरदी, अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। ये नाग पहाड़ी आपके पुष्कर के पास पड़ती है। कहाँ पड़ती है? पुष्कर के पास। यहाँ से आपकी लूनी नदी निकलती है। ठीक है, पश्चिम बनास, ये नया सानवरा गांव सिरोही से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नया सानवरा गांव। कौन सा गांव? नया सानवरा गांव
सिरोही से निकलती है, सिरोही से, ठीक है, क्लियर है। मैंने बताया लूनी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, सिरोही आपकी पश्चिम बनास नदी जो है आपकी नया सानवरा गांव सिरोही से निकलती है, ठीक है। अब देखो नदियों से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। देखो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला अगर आपको पूछ ले तो कौन सा है? उदयपुर, क्लियर है। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जहाँ नदियाँ नहीं है, तो 3 जिले हैं, एक तो बीकानेर, एक चूरू, एक आपका फलोदी, क्लियर है। 3 जिले ऐसे जहाँ हैं वहाँ एक भी नदी नहीं बहती, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम कौन से जिले से होता है? पहला सवाल मैंने ध्यान से सुनना, सर्वाधिक नदियों वाला जिला कहाँ कौन है? उदयपुर। अब मैं बता रहा हूँ सर्वाधिक नदियों का उद्गम कौन से जिले से होता है, तो चित्तौड़ से होता है। कहाँ से होता है भाई? चित्तौड़गढ़ से, क्लियर है। अच्छे अच्छे सवाल बता रहा हूँ जो कि अगर ऐसा सवाल अगर एग्जाम में बन गया, मानो आप आरपीएससी ने या आरएसएसबी बोर्ड ने पूछ लिया कि सर्वाधिक नदियों का उद्गम कौन से जिले से होता है, तो बहुत कम बच्चे ही कर पाएंगे। आधे बच्चे कोटा की तरफ चले जाएंगे, आधे बच्चे उदयपुर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, आधे बच्चे अजमेर की तरफ आ जाएंगे। इसलिए बहुत कम बच्चे, ऐसे क्वेश्चन है ये जो कि मेरिट तय करता है आपके। यानी देखो आसान क्वेश्चन तो सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन करता है ना सिलेक्शन, वही ले जाता है। इसीलिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। चित्तौड़गढ़ से मैं बात करूँ तो टोटल 13 नदियों का उद्गम स्थल चित्तौड़गढ़ में है। इसके अलावा देखो संभाग के हिसाब से मैं बात करूँ तो कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ पाई जाती है। कौन सा संभाग? कोटा संभाग। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियाँ, ठीक है। और सबसे कम नदियाँ बीकानेर संभाग में भी। सबसे कम नदियाँ कौन से? बीकानेर संभाग के अंदर पाई जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो एंट्री होती है झालावाड़ से होती है। तो ये कौन से जिले हो जाएंगे आपके? सवाई माधोपुर और करौली, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो मैं राजस्थान के मानसून के बारे में आपको बताता हूँ। राजस्थान में देखो एक तो मानसून अरब सागर की शाखा से आता है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा से आता है। लेकिन अरब सागर की शाखा से राजस्थान को बहुत कम वर्षा प्राप्त होती है और सबसे ज़्यादा जो प्राप्त होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है, क्लियर है। राजस्थान में देखो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो झालावाड़ है। कौन सा है? झालावाड़। अगर अब आपको ये पूछ लिया जाए कि देखो ये तो सभी को याद होगा, लगभग सभी बच्चे याद रखेंगे, ऐसे पूछ लिया कि राजस्थान में दूसरा सबसे ज़्यादा बरसात वाला जिला कौन सा है, तो ये है बांसवाड़ा। ऐसा सवाल बनते हैं आपके आरएस में बड़े बड़े एग्जामों में। पहला नहीं पूछ के दूसरा पूछ लेता। पहला तो लगभग सभी बच्चों को याद होता है, दूसरा भी याद होता है कुछ बच्चों को, ऐसा नहीं कहता सभी को याद नहीं होगा, कुछ बच्चों को याद होगा। लेकिन जो अच्छे से स्टडी करता है वो पहला दूसरा तीसरा आराम से याद करता है। और झालावाड़ बांसवाड़ा में लगभग 100 सेंटीमीटर बरसात होती है। कितनी बरसात होती है? लगभग 100 सेंटीमीटर बरसात होती है। जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आप सभी को पता माउंट आबू है। कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू में जो बरसात होती है वो 150 सेंटीमीटर होती है। कितनी भी? 150 सेंटीमीटर। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही के अंदर पड़ता है, क्लियर है। और इसके बाद देखो, इसके बाद राजस्थान में न्यूनतम वर्षा आपके जैसलमेर और बीकानेर में होती है। लगभग कितना औसत रहता है? 10%, 10 सेंटीमीटर प्रतिशत में मैंने बोला। जबकि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है ना आपका, वो सम जैसलमेर है। सम जैसलमेर, क्लियर, ये आपको याद रखना, ठीक है। और सम के अंदर जो औसत वर्षा होती है ना वो 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, 1 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। आप देख लो, आप सबसे कम बरसात होती है। और राजस्थान की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ, वो 57.5 है। कितनी है? 57.5 cm। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की औसत वर्षा मिलीमीटर में बताइए, तो यहाँ बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो वो हो जाएगा 575 मिलीमीटर। ये याद रखना। यही सवाल आपके जो फर्स्ट ग्रेड होते हैं, जो लेक्चरर होते हैं, जो अच्छे लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें पूछा जाता है। तो आपकी बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। बस क्लास को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब बढ़ते हैं आगे, मैं आपको और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, ठीक है। देखो राजस्थान में जो मानसून की दिशा है ना वो दक्षिण से पश्चिम की ओर, आपको याद रखना। मानसून की दिशा क्या है? दक्षिण से पश्चिम की ओर, ठीक है।
दूसरा, राजस्थान में मानसून के आगे बढ़ने की दिशा उत्तरी पूर्वी दिशा है। भाई कौन सी दिशा है? उत्तरी पूर्वी दिशा। इस दिशा में मानसून आपका आगे बढ़ता है। क्लियर है? दूसरा, राजस्थान में मानसून यानी वर्षा की बढ़ती हुई मात्रा की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। किधर से बताया मैंने, ध्यान से सुनना। उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिणी पूर्व की तरफ। यानी आप उत्तर पूर्व से दक्षिणी पूर्व की ओर आओगे ना, तो बरसात की मात्रा आपको बढ़ती हुई मिलेगी, या कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, तो बढ़ती हुई मिलेगी। क्लियर है? देखो यहाँ पर बहुत जने कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो इधर आने पे तो बरसात बढ़ रही है और इधर जाने पर बरसात घट रही है। यानी आप दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर जाओगे तो बरसात की मात्रा घटेगी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान में अगर अपन दिशा के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है ना वो दक्षिणी राजस्थान में होती है। कौन से राजस्थान में होती है भाई? दक्षिणी राजस्थान में। और सबसे कम बरसात की मैं बात कर लूँ तो पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम बरसात होती है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती है, और जबकि राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो याद रखना, बहुत कंफ्यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एरिडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो राजस्थान के मृदा का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है उसके हिसाब से राजस्थान के मृदा को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों। एक तो हो गया आपका एरिडोसोल। कौन सी मृदा होगी भाई? एरिडोसोल। ठीक है। दूसरी में बात करूँ अल्फीसोल। कौन सी? अल्फीसोल। एक हो गया आपकी एंटीसोल। कौन सी होगी भाई? एंटीसोल। ठीक है, एंटीसोल। और एक आपकी होगी इंसेप्टिसोल। कौन सी होगी? इंसेप्टिसोल। और एक आपकी होगी वर्टिसोल। कौन सी सोल? वर्टिसोल। देखो ये जो है एरिडोसोल, ये जो है राजस्थान की शुष्क जलवायु है, और ये राज्य के चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर के क्षेत्रों में विस्तृत है। कौन सी? एरिडोसोल। जबकि मैं बात कर लेता हूँ अल्फीसोल मृदा। अल्फीसोल जो मृदा है ये आपके पूर्वी मैदान के अंदर पाई जाती है, जैसे जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के अंदर पाई जाती है। और एंटीसोल मृदा की अगर मैं बात करता हूँ तो एंटीसोल मृदा जो आपकी पाई जाती है लगभग पूरे पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ? पूरे पश्चिमी राजस्थान। इंसेप्टिसोल मृदा की मैं बात कर लेता हूँ तो ये आपके सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ जिले में पाई जाती है। और वर्टिसोल, ये कई बार पूछा गया है। वर्टिसोल मृदा जो है ना, ये मृदा जो है ये पाई जाती है आपके हाड़ौती के पठार में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है। और इसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है। ये मटियारी मिट्टी होती है ना, मटियारी मिट्टी के समान ही होती है, इसलिए इसमें क्ले की मात्रा भी ज़्यादा होती है और उपजाऊ भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारी मिट्टियाँ मैंने आपको बता दी, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो करते घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा ऊंचाई जो हो जाएगी ऋषिकेश की हो जाएगी 1017। सबसे पहले ऋषिकेश का दिया हुआ ऑप्शन नंबर 1 और 2 में दिया, बाकी सारा हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो नंबर लगेगा किसका लगेगा? बबाई, तारागढ़, खो का लगेगा। भाई खो की जो ऊंचाई है 920 है। तो अब देख लो आप, जिसमें आपको ए दे रखा तो ये भी कट गया, आपका उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ तो तारागढ़ की ऊंचाई 870 है और बबाई की जो ऊंचाई है वो 780 है। ठीक है, ये आपका क्रम सेट होगा। अब देखो राजस्थान की कुछ चोटियाँ मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से अपने नोट्स ज़रूर तैयार करना। यहाँ से जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ सीधे एग्जाम्स के अंदर बनेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बेहतरीन तैयारी कराएंगे। नया जीके भी साथ में लेके चलेंगे, पुराना जीके भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी अगर आपको पूछ ले तो वह है गुरु शिखर। कौन सी शिखर भाई? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर एग्जामिनर आपको थोड़ा सा घुमाना चाहे, क्योंकि ये सवाल बार बार बनता, वो इसमें से कुछ नया बनाना चाहता तो वो क्या करेगा? गुरु शिखर की ऊंचाई फिट में दे देगा। तो आपको याद होना चाहिए कितनी? 5650 फीट। 5650
50 फीट इसकी ऊंचाई। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, ये फीट में आपको ऊंचाई बहुत कम बताते होंगे, मैं बता दिया इसलिए कि एग्जाम में शायद एग्जामिनर अगर बनाना चाहे तो बना सकता है सवाल, अच्छा सवाल है। सबसे ऊंची चोटी होगी। उसके बाद देखो आती है शेर। शेर की ऊंचाई अगर मैं बात करूँ तो 1597 क्रम है। मैं देखो आपको अवरोही क्रम में सारी चोटियों की ऊंचाई बता रहा हूँ, यानी सबसे बड़ी पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो आप नोट करते जाना। फिर दिलवाड़ा आ जाती है। दिलवाड़ा की ऊंचाई की बात कर ले तो 1442 मीटर है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ तो दिलवाड़ा के बाद आपकी आती है, कौन सी आती है, जरगा आती है। कौन सी आती है, जरगा। जरगा की जो ऊंचाई है ना, जरगा की ऊंचाई आपकी 1431 मीटर, ठीक है। जरगा के बाद आती है आपकी अचलगढ़। कौन सी गढ़, अचलगढ़। अचलगढ़ की मैं ऊंचाई की बात कर लूँ तो अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1380 मीटर है। कितनी भी, 1380 मीटर। फिर इसके बाद आता है आपका कुंभलगढ़। कौन सा गढ़, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 मीटर है, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ तो उसके बाद आपकी एक धोनिया आती है जो कि राजसमंद और उदयपुर में फैली हुई है। धोनिया, धोनिया पर्वत। कौन सा पर्वत, धोनिया पर्वत। इसकी जो ऊंचाई आ जाती है वो 1183 मीटर है, 1183 मीटर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रघुनाथगढ़ सीकर वाला। इसकी ऊंचाई है 1055, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी ऋषिकेश चोटी जो कि सवाल में पूछी गई थी, 1017 मीटर है, उदयपुर में स्थित है, ठीक है। सॉरी ऋषिकेश उदयपुर में नहीं, कमलनाथ उदयपुर में, ऋषिकेश आपका सिरोही में पड़ता है। कमलनाथ की जो है 1001 मीटर ऊंचा, ये आपका उदयपुर में पड़ता है। उसके बाद आ जाओ सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ की ऊंचाई जो है 938 मीटर है। सज्जनगढ़ कितना ऊंचा भाई, 938 मीटर। फिर आ जाओ टोडगढ़। अजमेर का जो टोडगढ़ ऊंचा है वो 934 मीटर है, ठीक है। कहीं कहीं आपको 933 भी मिल जाता है, दोनों ही सही है। इसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ, खो जो ऊंचा है, खो 920 मीटर ऊंची है, ठीक है। खो जयपुर में पड़ती है। सायरा आपकी उदयपुर में पड़ती है, 900 मीटर ऊंची है। लीलागढ़ भी आपकी उदयपुर में पड़ती है, 874 मीटर ऊंची है। लीलागढ़ चोटी कितने मीटर ऊंची है, 874 मीटर ऊंची है। इसके बाद मैं आपको और बताता तो तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर की जो ऊंचाई है 870 मीटर ऊंचा है। फिर डोरा पर्वत आ जाओ जालोर का, 869 मीटर ऊंचा है। फिर नागपानी आ जाओ, नागपानी 867 मीटर ऊंचा है, ठीक है, उदयपुर में पड़ता है। गोगुंदा की बात करूँ तो 840 मीटर ऊंची है, उदयपुर में पड़ती है, ठीक है। फिर आपकी इसराना भाकर की बात कर लेता हूँ। इसराना भाकर की जो ऊंचाई है 839 मीटर ऊंची है, जबकि नागपाड़ अजमेर 795 मीटर ऊंची है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चोटियां मैंने आपको बताई, ये सारी आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये जो वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना। ये जो वन पाया जाता है आपके बिल्कुल माउंट आबू सिरोही के अंदर पाया जाता है। राजस्थान में सदाबहार वन केवल और केवल सिरोही के माउंट आबू में ही पाए जाते हैं। वनों की चर्चा अगर आई है तो थोड़ी सी मैं चर्चा करना ही चाहूँगा। देखो राजस्थान जो है ना, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र में 15वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान भी, 15वां स्थान। दूसरा, राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 यानी नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार बदलू तो राजस्थान के कुल कितना वन क्षेत्र है, बिल्कुल आपको याद रखना, 32,863 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। दूसरा, जो राज्य का कुल कितना प्रतिशत है तो 9.60% है। कितना प्रतिशत है, 9.60%, ठीक है। और पूरे भारत के वन क्षेत्र का कितना है तो 4.23% है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ जो कि बार बार एग्जाम्स में बनता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर। कुल कितना वन है तो 2753 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला आपका चूरू हो जाएगा। चूरू में कुल कितना वन है तो 77.69 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला, प्रतिशत के मामले में आपका उदयपुर है। कितना है, 23.49%, ठीक है। और न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला जो है जोधपुर है। कौन सा है, जोधपुर, 0.48%, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा देखो आपके प्रशासनिक आधार पर जो वनों का वर्गीकरण है ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। राज्य में अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था 32,863 है। अब प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। एक तो आपका आरक्षित, दूसरा आपका सुरक्षित और तीसरा आपका अवर्गीकृत, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया। आरक्षित वनों की बात कर लूँ तो ये 37.05 है, 37.05, ठीक है। सुरक्षित वनों की मैं बात करूँ तो 56.4% है और अवर्गीकृत वनों की अगर मैं बात कर लूँ तो 6.5 है, ठीक है। ये आपको याद रखना। दूसरा देखो आपको याद रखना है कि
आरक्षित वन सबसे ज़्यादा उदयपुर में पाए जाते हैं, सुरक्षित वन सबसे ज़्यादा आपके बारां में पाए जाते हैं, और अवर्गीकृत वन सबसे ज़्यादा आपके बीकानेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में। तो ये फैक्ट भी याद रखना, यहाँ से कई बार सवाल बना हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। मक्का मुख्यतः उत्पादित किया जाता है, तो मक्का जो सबसे ज़्यादा होता है वो कहाँ होता है? तो वो दक्षिणी राजस्थान में होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मक्का सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान में मैं बात करूँ तो दक्षिणी राजस्थान में आपका होता है। तो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, मक्के का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो चित्तौड़गढ़ जिला करता है। कौन सा जिला करता है? चित्तौड़गढ़ जिला। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। मक्का की 2 किस्में बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। एक तो होती है आपकी, देखो, माही धवल, ये किस्म बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, अभी भी पूछी जा रही है, बिल्कुल याद कर लेना। एक है माही कंचन, माही कंचन और माही धवल, और एक माही सुगंधा जो है वो चावल की किस्म है। ये भी आपको याद रखना, कंफ्यूजन के लिए वो दे सकता है। अब 8वां सवाल आपके सामने है। 8वां सवाल देख लेते हैं। एक तरफ आपको संरक्षित क्षेत्र दिए हुए, एक तरफ मुख्य वन्य जीव दिए हुए, यानी कौन से संरक्षित क्षेत्र में कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, आपको मैच करना है। तो 8वें का देख लेते हैं। सबसे पहले सुंदा माता की बात कर ले तो सुंदा माता अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र में आपके भालू पाए जाते हैं। ठीक है, फिर मैं बात कर लूँ रोटू, रोटू के अंदर आपके चिंकारा पाए जाते हैं। ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूँ बीड़ झुंझुनू, बीड़ झुंझुनू में आपके क्या पाए जाते हैं? तो बीड़ झुंझुनू के अंदर आपके जो पाए जाते हैं वो खरगोश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खरगोश। और बिसलपुर में आपके कर्षण मर्ग पाए जाते हैं। ताल छापर, चूरू और बिसलपुर दोनों में कर्षण मर्ग यानी काले हिरण पाए जाते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान राजस्थान की बात करूँ तो 36 संरक्षित क्षेत्र, कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 36 है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो शाहबाद की तलहट्टी सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा जो है रोटू है। सबसे छोटा कौन सा है? रोटू सबसे छोटा है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण से संबंधित है? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो, एक तो अति पशुचारण, दूसरा आपका मर्दापर्तन, तीसरा आपका जो हो जाएगा वनों की कटाई। ये तीन ही जो है ये राजस्थान में मरुस्थलीकरण से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सावन भादो परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। तो देख लेते हैं अपन किससे संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सावन भादो परियोजना जो संबंधित है कोटा से। देखो, सावन भादो परियोजना कहते हैं, सावन भादो नहर कहते हैं, सॉरी झील नहीं, एक तो आपकी होगी परियोजना। ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना, यह आप बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये एक जैसे फैक्ट है, अच्छे से याद नहीं रहते। सावन भादो परियोजना, सावन भादो नहर, ठीक है, सावन भादो परियोजना कह दिया, सावन भादो नहर कह दिया, सावन भादो बांध कह दिया। ये तीनों ही जो पड़ते हैं आपके कोटा जिले में पड़ते हैं, सावन भादो बांध, नहर और परियोजना। अब मैं आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड अलग से जो फैक्ट है। अगर आपको पूछ ले सावन भादो झील कहाँ है, क्या बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। सावन भादो झील, सावन भादो झील पड़ती है आपके अचलगढ़ सिरोही में। कहाँ पड़ती है? अचलगढ़ सिरोही के अंदर पड़ती है। एक जैसे फैक्ट है, अच्छे से याद करना, सवाल बनता है यहाँ से। फिर आ जाता है आपको, देखो, सावन भादो महल, सावन भादो महल जो पड़ते हैं ना डीग में पड़ते हैं। ठीक है, डीग अब नया जिला बन गया, पहले भरतपुर में था। तो सावन भादो महल कहाँ पड़ते हैं? डीग के अंदर पड़ते हैं। ठीक है, दूसरा सावन भादो झरना, ये ना सावन भादो झरना, सावन भादो झरना आपका पड़ता है जोधपुर में। कहाँ पड़ता है भाई? जोधपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, झरना का जय, जोधपुर का जय, झरना आसानी से याद हो जाएगा आपका। ठीक है, और फिर मैं आपको बता देता हूँ सावन भादो कड़ैया, सावन भादो कड़ैया कहाँ पड़ती है? तो सावन भादो कड़ैया आपकी पड़ती है देशनोक के अंदर। देशनोक कहाँ पड़ता है? तो देशनोक आपका बीकानेर में पड़ता है। ठीक है, देशनोक बीकानेर में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सावन भादो सिंचाई परियोजना कोटा में, सावन भादो महल आपके भरतपुर में पड़ते हैं, सावन भादो झरना आपका जोधपुर में पड़ता है, सावन भादो कड़ैया आपकी देशनोक में पड़ती है। तो ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल एग्जाम में बनने के पूरे चांसेस हैं। अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है?
11वां का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंता, जो कि कहाँ पड़ता है, कौन से जिले में पड़ता है, ये 12 के अंदर पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है अभी, 12 में, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और मैंने ऊपर बताया था सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी आपके 12 के अंदर ही पड़ता है, शाहबाद की तलहटी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी? तो जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अमर सागर परियोजना, ठीक है। कौन सी, अमर सागर परियोजना, जैसलमेर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से अधिक है? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 13 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 5 जिले ऐसे हैं। कितने जिले, 5 जिले ऐसे हैं जिनकी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से ज़्यादा है। कितनी, 28% से भी ज़्यादा है। मूसी महारानी की छतरी का है, तो मूसी महारानी की छतरी आपके अलवर में पड़ती है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? कांकरेज, मालवी, सिरोही, सांचोरी। तो सिरोही जो है बकरी की नस्ल है। मिशन निर्यातक बनो कब शुरू हुआ था? तो मिशन निर्यातक बनो आपका 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 2021 में से स्टार्ट किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं आपको बताना है। देखो, यूरेनियम रोहिल में बिल्कुल सही है, फेल्सपार मकरेड़ा में बिल्कुल सही है, बेरिलियम चंपाकुड़ा में बिल्कुल सही, टंगस्टन जामसर में नहीं है। जामसर में तो जिप्सम होता है, जामसर में क्या होता है, जिप्सम। तो टंगस्टन का होता है, टंगस्टन आपके डेगाना, ठीक है, डेगाना नागौर के अंदर आपका टंगस्टन होता है। इसके अलावा वालदा सिरोही में भी आपका टंगस्टन होता है। मानसून की विफलता के कारण कृषि आय की हानि का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना संचालित की जा रही है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई स्टार्ट राजस्थान एक पहल है, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपके जो सवाल स्टार्ट हो गए वो आपके सांख्यिकी के हो गए, तो ये सवाल आप देख लेना। तो जितना राजस्थान जी के पूछा वो मैंने क्लियर करवा दिया। और अब आपकी रोज़ परमानेंट क्लास होगी। और मैं कह रहा हूँ जो फर्स्ट ग्रेड वाला है, सेकंड ग्रेड वाला, थर्ड ग्रेड वाला, वो ज़रूर जुड़े, उनका सारा नया जीके भी क्लियर कर देंगे। और बचा हुआ जो पार्ट है पुराना वो तो आपको याद ही है, उसको भी साथ में लेके चलेंगे, थोड़ा डीपली पढ़ेंगे जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। बस क्लास को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद।